कोई बताएगा? कल हमने क्या देखा? बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धिमत्ता में हमने क्या देखा? आपको पता होना चाहिए कि कल हमने बहुत सारी चीजों को देखा है। जैसे कि बुद्धि को हमने देखा, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषाओं को देखा, 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस देखा, 3 प्रकार हमने बुद्धि के देखे हैं। साथ ही हमने बुद्धि की विशेषताओं को देखा और अंत में हमने बुद्धि के सिद्धांत को देखा है। बराबर। अब इसमें कोई डिटेल यस में सर। बताना चाहता है तो बता सकते हैं, कोई डिटेल में बताना चाहता है तो बता दे, इससे रिवीजन हो जाएगा। इससे रिवीजन हो जाएगा। चलो जल्दी से बुद्धि बताओ। हाँ, बुद्धि को किन किन शब्द से जाना जाता है? कौन कौन से शब्दों से जाना और जाता है? कौन कौन से शब्दों से जाना प्रज्ञा, जाता है? प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, समझ। ओके। प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान और समझ, इन 4 शब्दों से बुद्धि हाँ। को जाना जाता है। क्योंकि बुद्धि में जो दिए गए वर्ड्स हैं वो इसलिए दिए गए हैं यहाँ पर, जो जाना जाता है सीटेट में इन वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है। 2018 के बाद 20 तक प्रज्ञा इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था, और साथ में फिर से प्रतिभा और ज्ञान और समझ, इन शब्दों का भी इस्तेमाल 2018 के पहले किया गया है। इसका बिफोर 2018 से ज्ञान और समझ इस्तेमाल किया गया था। 2018 के बाद प्रज्ञा का इस्तेमाल किया गया है। ऑनलाइन जब था तब ओरिजिनल बुद्धि का ही इस्तेमाल किया गया। तो कभी भी इसमें से चेंज हो सकता है, तो इसीलिए मैं आपको लोगों को इस वर्ड का नाम दिया है। इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने बताया नहीं था, पेपर हार्ड है, अमुक 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 तमुक तमुक तमुक, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ओके, और क्या देखा हमने? और उसके और 3 प्रकार, कार्यात्मक, रचनात्मक, मुख्य 3 प्रकार बुद्धि के। गुरुजी मी तुम्हाला 9 नंतर म्हणला। हाँ, बुद्धि को किसको देखा हमने? बुद्धि के प्रकार को। बुद्धि के प्रकार देखने के पहले हमने बुद्धि की परिभाषाओं को भी देखा है। बराबर। बुद्धि के परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी कुछ नया है, नए आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन जो किया जाता है, नए आवश्यकताओं के अनुसार जो चिंतन करता है, जीवन की नई समस्या एवं परिस्थिति के अनुसार अपने आप को डालने की सामान्य मानसिक योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। इस बारे में भी हमने देखा है। वुडवर्थ ने भी कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। हाँ, इन सभी बातों को हमने विशेषताओं में देखा है। अभी हम सिर्फ उसको हाईलाइट में देख रहे हैं, याद आए इसलिए। साथ ही हमने 3 टाइप्स ऑफ बुद्धि के देखे हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स बताओ चलो। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। हाँ, सामाजिक बुद्धि, मृत बुद्धि और मृत बुद्धि। सामाजिक बुद्धि किसके पास होती है? कौन कौन लोग हैं वो सामाजिक बुद्धि? यंत्री, व्यवसायी, यांत्रिक सामाजिक व्यवसाय, कार्यकर्ता। हाँ, कूटनीति। यस, कूटनीतिक। और अमृत बुद्धि किसके पास होती है? वकील, डॉक्टर, हाँ चित्रकार, हाँ चित्रकार, हाँ। दार्शनिक, साहित्यकार। कहानीकार। और मृत बुद्धि किन किन के पास होती है? मैकेनिक इंजीनियर, मैकेनिक, इंजीनियर। औद्योगिक कार्यकर्ता, कुशल कारागीर। हाँ, ठीक। अब चलो देखेंगे इस 3 टाइप्स को कि किस तरह से ये 3 टाइप्स काम करते हैं। अभी हमने जो देखा बुद्धि के प्रकार, सामाजिक बुद्धि है। सामाजिक बुद्धि का मतलब है सामान्य क्षमता वाला, और इससे संबंध जो आता है व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से है। बराबर। जिसमें भी ये बुद्धि होती है वो है यंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता। साथ ही साथ अमृत बुद्धिमत्ता वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार और साहित्यकार के पास भी होती है, और इसका संबंध जो आता है वो पुस्तकीय ज्ञान से आता है। साथ ही साथ मृद बुद्धि जो होती है वो यांत्रिक या गायक बुद्धि की भी कहलाई जाती है। साथ ही इस बुद्धि का जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर कारागिर, मैकेनिक, इंजीनियर और औद्योगिक कार्यकर्ता इनके पास होता है। साथ ही हमने देखा कि बुद्धि की विशेषताएं देखा, जैसे कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है, अमृत चिंतन की योग्यता प्रदान करने वाली है, साथ ही विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। ये बुद्धि की विशेषता है।
और बुद्धि की विशेषता अगर हम देखेंगे तो पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है, कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को अपनाने का या फिर सरल करने का बनाती है। बुद्धि भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक इनमें अंतर कराती है। बुद्धि अनुवंश और वातावरण पर निर्भर है या फिर उसका असर पड़ता है। हाँ, तो ये जो है बुद्धि, ये महत्वपूर्ण है, जो जन्म से लेके किशोरावस्था तक इसका विकास ज्यादा ही तेजी से होता है। ये बुद्धि की सबसे बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो भी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं या फिर जो भी है, इनके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के बाद इनके सिद्धांत रखे हैं, और उनमें से सबसे पहले हमने सिद्धांत देखा था बुद्धि निर्माण का। असल में बुद्धि क्या होती है, वो किन तत्वों से बनी है, हाँ, उसमें कितने प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के कार्य करती है, इन सभी बातों के आंसरों को खोजने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और वो जो सब प्रयास थे, वो सभी प्रयास उन्होंने सिद्धांत रखकर, जिसको हम थेरीज बोलते हैं, वो कर किया है। इसीलिए बुद्धि निर्माण का या फिर बुद्धि का संस्थापक या निर्माता किसको कहा गया, क्या नाम है उसका? अल्फ्रेड बेने। वेरी अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट ने भी एक बुद्धि निर्माण का सिद्धांत रखा है। उस सिद्धांत का नाम क्या है? एक कारक सिद्धांत। वेरी नाइस। तो एक चलो कारक देखेंगे, सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीनेट यूनिफैक्टर थेरीज, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है अल्फ्रेड बीनेट, जिसको बुद्धिमत्ता का जनक भी कहा जाता है, जिसने एक कारक सिद्धांत रखा, वन फैक्टर थेरी। और ये वन फैक्टर थेरी उन्होंने 1911 में रखी। और उनके इस सिद्धांत के बारे में टर्मन, स्टर्न और एबिंगहॉस ने उसको क्या किया है, समर्थन किया है। और ये करने के बाद ये मनुष्य में एक ही होती है, यानी एक खंड से बनी है, और इसी एक खंड की मात्रा कम ज्यादा होते हुए ये सभी में दी गई है। बुद्धि का जो असर है वो एक छत्र है, उसका ही राज्य है, बराबर, क्योंकि पूरे शरीर को नियंत्रण करने का, सोचने का कार्य बुद्धि करती है। इसीलिए बुद्धि में जो खंड है वो एक ही है, इसीलिए उन्होंने इसको वन फैक्टर सिद्धांत कहा। और जितने भी कुछ अपोजिशन हुए, जितने भी कुछ सिद्धांत रखे गए, वो सब एक दूसरे को यहाँ पर अपोजिट करने के हिसाब से रखे गए हैं। और अपोजिट करने का कारण भी यही था, अपोजिट करने का कारण भी यही था कि नई खोज करना। और इसी पर कहा गया, इस वन फैक्टर थ्योरी पे बहुत सारे टीकाएं टिप्पणी हुई कि कोई भी काम करता है तो एक फैक्टर कैसे काम करेगा। हर एक इंसान की रुचि अलग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हाँ, तो वो जो कम ज्यादा होता है उसके लिए सभी में थोड़ी सामान्य फैक्टर होता है, यानी जनरल फैक्टर थोड़ी होता है, तो ऐसे नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर विरोध किया गया। तो किसने किया विरोध? तो इसको सबसे पहले विरोध किया द्विफैक्टर सिद्धांत से, जिनका नाम है स्पीयरमैन, जिन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की रखी गई। अब ये जो द्विकारक सिद्धांत है, द्विकारक सिद्धांताला मराठीमध्ये आपण द्विघटक म्हणतो। त्या द्विघटकामध्ये किंवा दोन घटकामध्ये टू फैक्टर थ्योरी जो आता है, यहाँ पर हमने देखा कि वन फैक्टर में क्या था, एक ही था, कौन था? जी था, बराबर, जिसको हम क्या कहेंगे, जनरल फैक्टर कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर द्वि फैक्टर में क्या आया, जी यानी कॉमन, जिसको सामान्य फैक्टर कहा गया, लेकिन जी के साथ स्पेशल होता है। मानो अब देखो, मैं गीतकार हूं, अभी गाना कहने वाले लोग भी सब होते हैं, सभी को गाना आता है। कोई बाथरूम सिंगर होता है, कोई जगह पे गुनगुनाता है, कौन खाना पकाते वक्त गुनगुनाता है, कौन ये करते हुए गुनगुनाता है। इसका मतलब उसके पास कौन सी फैक्टर वाली है, उसके पास जी फैक्टर है। लेकिन जिसको गाने की लकब पता है, जो अच्छी तरह से उसमें के कंपोजिशन समझता है, कहाँ चढ़ाव लाना है, कहाँ बदलाव लाना है, ये जिसको नॉलेज है, उसके पास क्या होगा, एस वाला स्पेसिफिक फैक्टर होगा, बराबर, सही है। अब देखो, ये जी फैक्टर और एस फैक्टर, इसका ही मतलब बताया इन्होंने। अभी सभी को गेम पसंद है, खेलना कूदना सबको पसंद है, लेकिन
विशिष्ट गेंद में या फिर खेल में जो रुचि रखता है और उसमें कुछ आगे बढ़ता है, तो उसके पास खेल की कौन सी फैक्टर होगी? खेल यानी जी आया खेल का, और उसमें का यस कौन सा आएगा? वो जो स्पेशल है वो उसका यस आएगा। मतलब आएगा। उन्होंने क्या बताया देखो, अभी यस और जी के फैक्टर को अभी देखना है। स्पीयरमैन क्या कहना चाहता है? तो स्पीयरमैन ने जो द्विकारक सिद्धांत रखा, और इसके पहले हमने क्या देखेंगे, ये है आपका डायग्राम, ये जो एस और जी के बीच में रखा है, यानी जो जी था, सिर्फ अकेला जी किसका था? अकेला जी किसका देखा हमने? अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट का देखा कि जिन्होंने जी इज कॉमन और एक ही फैक्टर होता है ऐसे बताया। लेकिन अल्फ्रेड बिने क्या, सॉरी स्पीयरमैन क्या बता रहे हैं, इन्होंने 2 फैक्टर रखा, 2 में उन्होंने यस लिया। यस का मतलब है स्पेसिफिक, विशिष्ट। अब देखो ये विशिष्ट अलग अलग रखे गए हैं और सबका जी उन्होंने कॉमन रखा, यानी गाना गाना, खेलना, टीचिंग करना, वकालत करना, इसके यस अलग अलग हैं और सबका जी कॉमन है। जैसे गाना गाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसमें का चढ़ उतार वो किसके पास होगा? स्पेशल वाले के पास होगा, बराबर। यहाँ पर भी किसके पास भी 2-2 फैक्टर हो सकते हैं। कोई गाना गाने में होशियार है तो कोई दूसरा काम करने में होशियार है, तो उसके पास वो यस आया। तो इस तरह से ये द्विखंडात्मक सिद्धांत यहाँ पर बनता है। तो इस सिद्धांत के बारे में और सफलता से अभी हम देखेंगे। देखो अभी ये जो जी और एस फैक्टर है, इसके बारे में इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? बताओ उसका क्या द्विकारक नाम है? सिद्धांत। हाँ, अब उसका नाम है स्पीयरमैन, बराबर। स्पीयरमैन। हाँ, जिन्होंने द्विघटक सिद्धांत यहाँ पर दिया है। अब इनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है, जैसे अभी मैंने बताया, एक है जी और दूसरा है यस। हाँ, तो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में ये 2 प्रकार मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यानी हम जब भी कुछ मेंटल प्रोसेस करते हैं, थिंकिंग करना, कल्पना करना, सोचना, तर्क करना, हाँ, और इनके बारे में जो कुछ फैक्टर काम करते हैं वो जी और यस होते हैं। यस। प्रथम सामाजिक मानसिक क्षमता जो होती है, सामान्य मानसिक योग्यता, वो है जी कारक यानी जनरल फैक्टर। जी का मतलब क्या है? जनरल फैक्टर। जनरल और जो फैक्टर। दूसरा सेकंड है विशिष्ट मानसिक योग्यता, यस कारक का मतलब है स्पेसिफिक फैक्टर। कैसा फैक्टर? स्पेसिफिक। फैक्टर। हाँ, जी का मतलब क्या है? जी का मतलब जनरल फैक्टर। जनरल यस का फैक्टर। जनरल फैक्टर। यस का स्पेसिफिक फैक्टर। फैक्टर। अभी देखो ये जो सामान्य योग्यता है यानी जी फैक्टर है, ये सभी प्रकार में मस्तिष्क में पाई जाती है। इसीलिए उसने क्या किया, जी को कॉमन रखा। जी को क्या किया? कॉमन रखा। वो भी हर एक चीज में। वो भी कहाँ रखा? हर एक चीज में। हम सोचते हैं, खेलते कूदते हैं, या फिर जो ही भी जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब में ये कौन सी कार्य करती है? जी फैक्टर वाली क्षमताएं काम करती है, बराबर। इसीलिए उसने क्या किया, इसको जी दिया है। अब ये ग्रीन रंग से आपके सामने दिख रहा है। अब देखो, जब विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती है। अब आप में से किसी का भी बताओ, किसका जास्त में स्पेसिफिक फैक्टर आपके पास कौन सा है? कोई बता सकता है कि मेरे में ये स्पेसिफिक है? मेरा ड्राइंग का। यस, करेक्ट। अब देखो आपका क्या बन गया, फिर आपका यस अलग बन गया, यस का। बराबर। यस। आपका यस अलग बन गया क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आता है, बराबर। मुझे ड्राइंग नहीं आता है हाँ लेकिन सर। आपको ड्राइंग आता है, तो आप में यस 1 बन गया कि आप चित्रकला के स्पेसिफिक है, बराबर। फिर आपको और भी कुछ इंटरेस्टेबल लगेगा। एक आदमी को 2-3 भी स्पेसिफिक फैक्टर हो सकते हैं, यस और नो? गेम। गेम बैडमिंटन स्पेशल। कौन सी गेम? बैडमिंटन। यस, बैडमिंटन आपका क्या बन गया? सेकंड वाला एस फैक्टर बन गया, बराबर। तो चैंपियन भी यहाँ हो। पर आपको चित्रकला भी पसंद है और आपको बैडमिंटन भी पसंद है, तो दोनों में का जी कॉमन है कि अलग अलग है?
अलग अलग है सर। नहीं है, यहाँ पर स्पीयरमैन के हिसाब से दोनों का जी कॉमन है। दोनों का जी क्या है? कॉमन है, जनरल फैक्टर कॉमन है, और उसी से आपने यस को बनाया है। तो स्पीयरमैन ने इसी से ही इंटेलिजेंट का एक फॉर्मूला बनाया, आई इज इक्वल टू जी, आई इज इक्वल टू जी प्लस S1 प्लस S2, डैश डैश डैश, यानी कितने भी हो सकते हैं आपके, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 वगैरह वगैरह, बराबर। तो आई इज इक्वल टू जी प्लस S1 S2 S4 S5 S6 S10, यानी किसी में भी जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है, और एक से भी ज्यादा विशिष्ट योग्यताएं भी हो सकती है। ये हमने उदाहरण के तौर पर भी देखा है। अभी गोली मैडम ने बताया कि उनको बैडमिंटन भी पसंद है, और उसके साथ साथ उनको भी पसंद है। चित्रकला भी पसंद है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों में या विषयों में कुशल होता है, उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है, जैसे S1 S2 वगैरह। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं, तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध पाया नहीं जाता, जैसे कि जी के बारे में कहा है, तो जी कॉमन ही है, तो विशिष्ट कुछ है क्या? नहीं। स्पीयरमैन का यह विचार था कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमानी होता है, बराबर। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमानी वही है कि जी के साथ यस जिसका ज्यादा है, वो व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा? होशियार होगा, बराबर। तो आप जिस जिस क्षेत्र में यस आपका पावरफुली है, उसी तरह से वो पावरफुली हो जाए। तो द्विकारक सिद्धांत देखो, अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये समझ लिया, किन लोगों को समझ में आया, किन लोगों के समझ के बाहर भी चला गया होगा, बराबर। लेकिन इसको समझना है, इस पर क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं। तो स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में, इंटेलिजेंस के सिद्धांत में कौन से 2 घटक बताए हैं? कौन से बताए हैं? जी और एस। जी और यस। जी का Yes. मतलब जनरल फैक्टर, और जनरल यस का फैक्टर मतलब का मतलब स्पेसिफिक जी फैक्टर। जी मतलब जनरल फैक्टर, एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। यस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। आपने आपका ये ओप्पो CPH2213 किसका है? मैंने आपको पहले बताया था कि आपको किसका नाम देना है, आपका खुद का नाम देना है, डिवाइस का नाम नहीं देना है। सॉरी सर, वो 2 दिन पहले मेरा फोन में से सब डेटा फॉर्मेट हो गया था, मैं करेक्शन करती हूँ। ओके। और आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि मीटिंग आज की लॉक हो चुकी है, अब नए लोग यहाँ पर जुड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो चलो आगे देखेंगे हम। आपको समझ में आया ये? सबसे पहले समझ में आया? यहाँ पर क्वेश्चन जी और एस के रिलेटेड होगा। सर और सर एस मतलब किसी एक का टैलेंट होगा, S1 मतलब, यस, S2 मतलब एक से ज्यादा होंगे। नहीं अभी देखो मैडम, अभी मैंने बताया कि आप ना एक से ज्यादा होंगे। जैसे कि किसी को चित्रकला भी पसंद है, किसी को खेलने में का बैडमिंटन, वो फिर वो बैडमिंटन यहाँ जो आएगा वो S2 में आएगा, बराबर। और उसके ओके साथ ओके उसको कोई सर, ओके सर। खाना बनाने में भी रुचि है, कोई माहिर होता है ना खाना बनाने में, तो फिर वो कौन सा जी जी फैक्टर सर। बन जाएगा? तो यहाँ पर वो तीसरा वाला बन जाएगा S3, बराबर। हाँ। और ओके आपको सर। किसी को लगता है मैं टीचिंग में बेहतरीन हूँ, लगना नहीं है, असल में होना जरूरी है। तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा है। क्या बन जाएगा वो? यस। यस फोर। S4 बन जाएगा। S4 बन जाएगा, यस, हाँ। अब समझ में आया? सर एजुकेशन के भी आता है ना, अगर मैथ्स में टैलेंट हो भी सकता है ना। यस, हो सकता है ना, मैथमेटिक्स वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर उसका मतलब ये था कि उसने क्या दिया, जी को कॉमन दिया और बाकी जी। टिक दिया। हाँ अच्छा ओके। ये क्या प्रयास चल रहा है, देखो ये सब कुछ चल रहा है ना, कि ये बुद्धि में क्या क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। लेकिन असल में जब जब इसके संशोधन होते गए, तो आगे स्पेशलाइजेशन। बहुत सारी बातें समझ में आई। बुद्धि एक खंडात्मक नहीं है, बुद्धि में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पर पता चला।
लेकिन सबसे शुरू में जो पता लगाया गया तो उसमें सबसे पहला जी फैक्टर का कहना अल्फ्रेड बिने ने कहा नहीं, एक नहीं है, उसमें दो है। ऐसे किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा, बराबर। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि इसमें दुई घटक है और एक घटक है यस और दूसरा है जी। ऐसे बताकर उन्होंने यहाँ पर उसका ये किया। उसके बाद आए प्रतिदर्शी सिद्धांत या फिर थॉमसन का सिद्धांत, बराबर। अब उन्होंने प्रतिदर्शी में क्या कहा, देखो कि ये थॉमसन का जो सिद्धांत है प्रतिदर्शी का, ये स्पीयरमैन के द्विकारण सिद्धांत में विरुद्ध में किया गया। मैंने पहले बताया आपको, जितने भी सिद्धांत आए गए हैं वो एक दूसरे को अपोज करने के हिसाब से आए हैं, क्योंकि थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक जो व्यवहार होता है वो स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। जैसे कि उसने क्या किया था, जी को कॉमन किया था, तो वो जी कॉमन नहीं है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा देखो, या फिर क्या किया वो भी देखो। अभी इसको जितना समझ में आ रहा है ना उतना समझ लो। यहाँ पर ज्यादा ट्रेस हो रहा है, आउट ऑफ माइंड चला भी जा रहा है, तो उसके बारे में दिक्कत लेना नहीं है। उसको दोबारा हम देखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा। यदि कोई बुद्धि परीक्षण करवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्शी ही सामने आता है। इस प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण करवाया जाएगा, दूसरा यदि हम परीक्षण करेंगे तो बुद्धि तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। प्रतिदर्श यानी अंदर दिखने वाला जो कुछ भाग है, हिस्सा है। प्रतिदर्श, दर्श यानी दिखना, अंदर जो है वो कंपोनेंट्स वगैरह वो हमें दिखेंगे। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो बुद्धि में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि विभिन्न संज्ञात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूने की ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं। अब ये तुम्हारे वर्ड जो है या फिर ये लाइन है, ये दिमाग के ऊपर से चली जाएगी। अब इसको मैं तुम्हें समझने के हिसाब से बताता हूँ। अब देखो उसको किस तरह से समझना है। थॉमसन का विचार यह है कि बौद्धिक परीक्षणों में जी कारक नहीं पाया जाता, यानी जी होता ही नहीं, जी होता ही नहीं है, जिसको इन्होंने जी फैक्टर कहा, कॉमन फैक्टर कहा, जी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, तो साथ ही साथ उन्हें यह भी आवश्यक माना कि कुछ परीक्षणों में जी कारक अवश्य पाया जाता है, परंतु यह उसी कारक के समान न ही विस्तृत होता है और न ही इतना संकीर्ण जितना कि स्पीयरमैन का विशिष्ट कारक है। तो फिर क्या होता है, इन फैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण है ये जो जी फैक्टर कहा गया। तो इन्होंने कहा गया कि जी की जोड़ी होती है, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर जी कॉमन है और यस 1 है, ये बताया स्पीयरमैन ने। लेकिन स्पीयरमैन के इस कारक को इसने क्या किया, खारिज किया, और खारिज करके बताया कि जी ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है, देखो यहाँ ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ कि किसी इंसान में जी होता है, कभी कभी, कभी कभी डायरेक्टली यस भी होता है। तो यहाँ का जी इसके हिस्से होता है, यानी यहाँ जी कॉमन नहीं होता है। तो हर एक चीज का जी कॉमन और यस कॉमन। आता तुम्हाला कळेल अशा भाषेत सांगतो। आता हे काय म्हणाले, काय चाललंय, काय कळेना असं जर वाटत असेल तर सोप्या पद्धतीत सांगतो। आता गुली मॅडमने सांगितलं की मला सर ड्रॉइंग खूप आवडते, बरोबर. म्हणजे नुसतं ड्रॉइंग आवडणं हे झालं जी, परंतु त्याच्यात ते माहीर असणं ते झालं एस. म्हणजे ह्या जोडी बरोबर यस आणि जी एला आला, बरोबर. पण या ठिकाणी थॉमसन का कहना ये है कि हर वक्त ये जी होता ही नहीं है। तो कभी कभी अभी यस जो है, तो ये यस जो है ना, जैसे कि चित्रकला, ये स्पेसिफिक है, तो ये यस ही होता है, जी उसके साथ नहीं होता। अब देखो गेम है, तो गेम में से गेम का यस आया, बराबर। फिर उसके साथ आपको
टीचिंग अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, तो ये GS2 हो गया। फिर किसी को और कुछ लगता है तो उसका S3 हो गया, किसी को कुछ और लगता है उसका S4 हो गया। इसी तरह से कंपोनेंट अलग अलग होते हैं और वो ज्यादा नहीं होते हैं, वो कम होते हैं। ऐसे प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन का बताता है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे। इतना ही समझ लो, ज्यादा इसको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब समूह कारक सिद्धांत देखना है। अब ये जो समूह कारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्सन ने किया है। किसने किया? थर्सन। ये थर्सन का थर्सन। कहना। अब ये थर्सन क्या कहते हैं? यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है, और इसने भी अपोजिट किया किसको? अभी का जो तुम्हारा थॉमसन था उसको अपोजिट किया। थर्सन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने कारक विश्लेषण विधि को विकसित किया। कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस मेथड। ये फैक्टर कौन कौन से होते हैं, दिमाग में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जिसको उन्होंने कहा। सबसे ज्यादा विरोध किया वो समूह कारक सिद्धांत ने। अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा? इंसान में एक ही होता है, जी होता है। स्पीयरमैन ने क्या कहा? जी के साथ यस होता है, बराबर। और इन्होंने क्या कहा कि जी के साथ क्या क्या होता है? जी भी होता है, कभी कभी जी होता है, कभी कभी यस भी होता यस होता है। है। लेकिन ये जी यस ऐसे कुछ होता ही नहीं, ऐसे कोई होता ही नहीं। जी और एक्स फैक्टर का, जी और एस फैक्टर का संबंध ही नहीं है। ऐसे प्रतिपादन किसने कहा? थर्सन ने किया। थर्सन समूह ने। कारक। जी पण काय नसतं, यस नसतं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिमाग में जो भी कुछ होते हैं वो फैक्टर होते हैं। मानो आपको खेल पसंद है तो आपके पास खेल का फैक्टर होगा। आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो आपके पास मैथमेटिक्स का फैक्टर होगा। आप अच्छा बोलते हैं तो आपको भाषिक फैक्टर होगा। आप अच्छा तर्क करते हैं तो तर्क का फैक्टर होगा। आपको संगीत पसंद है तो संगीत का फैक्टर होगा। जो भी कुछ फैक्टर हैं वो फैक्टर होंगे। यस और जी ऐसे कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? किसने निकाल फेंक दिया जी और यस को? जी भी नहीं, यस भी नहीं, किसको किसने फेंक दिया? थर्स्टन। वेरी नाइस। अब देखो इसकी बुद्धिमत्ता या फिर इसका सिद्धांत क्या कहता है। थर्सन ने इस विधि की सहायता से बुद्धि के कुछ कारकों का पृथक्करण किया। अब ये पृथक्करण जब उसने किया तो पृथक्करण की विधि थी कारक विश्लेषण विधि, यानी फैक्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, दिमाग में कौन कौन से फैक्टर होते हैं इसका एनालिसिस किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, और उसके बाद उसमें से कुछ फैक्टरों को निकाला जाता है। थर्सन का यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय ख्याति का था, जो सबको पसंद आया और थर्सन का कहना भी समझ में आया। थर्सन ने जी और एस कारक की उपस्थिति को स्वीकार ही नहीं किया। जी और एस फैक्टर होते ही नहीं, इसका उन्होंने स्वीकार नहीं। उसने इन कारकों के स्थान पर मानसिक संगठन के समूह कारकों का स्वीकार किया। मानसिक संगठन यानी मेंटल प्रोसेस का कौन कौन से आते हैं, तो उसमें पीएमए उन्होंने दिया। और ये पीएमए में उन्होंने क्या किया, देखो समूह कारकों को स्वीकार किया। यानी हर एक चीज का क्या होता है, समूह होता है, और उन समूह से ही वो सब कुछ चलता है, ऐसे कहना थर्सन का था। और थर्सन ने जी और एस को निकाल दिया। और उसी हिसाब से हमारे दिमाग में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। पहला है वाचिक योग्यता या फिर मेंटलिटी, जो है वाचिक यानी वाचने वाला, जिसके इसमें शब्द आते हैं। मानो किसी में योग्यता होती है किसकी, शाब्दिक विचारों की, शाब्दिक विचारों को समझता और उनका उपयोग करता है, तो उसके पास कैसी वाली शक्ति होगी, कैसी वाली होगी, वाचिक। यह योग्यता जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता और उनका उपयोग करता है। यानी वाचिक यानी वाचने से, पढ़ने से व्यक्ति को शब्दों का या शब्दों को विचारों में उनके विचार खुद समझता है, और विचार समझकर खुद को वो क्या करता है, रखता है, उसका इस्तेमाल करता है। वो हो गई वाचिक योग्यता। अब वाचिक योग्यता
अब मुझे बताओ, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ने के बाद जिसको अंडरस्टैंडिंग आती है, उनके पास ये फैक्टर होते हैं। फिर है संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता यह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति साधारण गणितीय प्रक्रिया जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। जोड़ने का मतलब है प्लस, घटाने का मतलब है माइनस, गुणाकार म्हणजे गुणाकार और भाग मतलब भागाकार, या चिन्हांचा वापर करून ज्याला लगेच गणितीय प्रक्रिया जमते अशा व्यक्तीकडे ही संख्यात्मक योग्यता असते। मग ही कुणाकडे असते? आता काही गणितकार असतात, है की नाही, जैसे कि रामानुज है, कौन कौन है गणिती वाले? हमने मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेशन किया कि नहीं किया? किसके जन्मदिन पे किया? जिन्होंने एम स्क्वायर द का, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन। वेरी नाइस। तो उनके पास कौन सी योग्यता है? संख्यात्मक योग्यता है। फिर सिर्फ उनके संख्यात्मक। पास ही है क्या? अगर हमें भी जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, उनमें की स्टैटिस्टिकल अच्छी लगती है, तो हमारे पास भी वो संख्यात्मक योग्यता होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है। हाँ, समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, स्पेशल फैक्टर वगैरह ऐसा कोई चीज नहीं होती है, जनरल फैक्टर वगैरह ऐसा कुछ बात नहीं होती है। तो जो भी कुछ होता है वो कॉमन होता है, वो डायरेक्टली होता है। जैसे कि वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता। अब वस्तु प्रेक्षण योग्यता। अब ये वस्तु प्रक्षेपण योग्यता जो होती है, ये योग्यता के आधार पर व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है। जैसे कि ज्यामिति समस्याओं में स्मृति योग्यता, इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगमन करता है तथा प्राप्त सूचनाओं का धारण करता है। वस्तु प्रेक्षेपण, जो डायमेंशन वगैरह होते हैं ना, ज्याला आपण खोली, रुंदी, है की नाही, एंड हाउ मेनी डायमेंशन, 2D, 3D, बराबर ना? 2D में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। और 3 डायमेंशन में? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। करेक्ट, वेरी नाइस, आप होशियार है। फिर वो वस्तु कहाँ बैठती है, कहाँ नहीं बैठती है, किसकी जगह कितनी नापती है, इसका जिसे समझ में आता है वो होता है। ऐसी वाली बुद्धिमत्ता किसके पास ज्यादा होती है पता है क्या? ऐसी वाली बुद्धिमत्ता इंजीनियरों लोगों के पास होती है तथा उन औरतों के पास भी होती है जो कम जगह में ज्यादा सामान रखते हैं। जैसे डिब्बे में डिब्बा, 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 है ना? कम जगह में, जिसको लेंथ, हाँ, विड्थ और हाइट समझ में आती है और उसका इस्तेमाल करना जो जानते हैं, उसके पास वस्तु प्रक्षेपण योग्यता ज्यादा होती है। अभी अभी उन लोगों को भी देखो, देखो किन लोगों के पास होती है, और भी बताता हूँ। आगे हमें स्टर्ने की भी देखनी है, आगे हमें गार्डनर की देखनी है, उसमें भी ये उदाहरण लागू होगा। आप आपके रोजाना जिंदगी में रोड से गुजरते हैं और गुजरते वक्त आज हमें हमारे सिटी में 2 बातें याद आती है। देखो, वो लोग होते कि नहीं जो बाइक पे चढ़ के जाते हैं, याद है कि देखो आपको, आगे स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं ना, वो जो कॉलेज वाले होते हैं, वो छोटी वाली गाड़ी, पीछे का सीट ऊंचा, आगे बैठ के गाड़ी ट्रुप से चला रहा है, पीछे बैठे वाला व्यक्ति भी परेशान है, कितने फास्ट बाइक चला रहा है, और हम भी देख के कहते हैं कहीं तो गिरेगा ये, लेकिन असल में गिरता नहीं है। ये आगे से भी गाड़ी आ रही है, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, ऐसे से बीच में से गाड़ी चला के निकाल रहा है कि नहीं? तो उसके पास भी कौन सी वाली बुद्धिमत्ता है? ये वस्तु प्रक्षेपण, यानी कितने समय में, कितने जगह में मैं यहाँ से गुजर सकता हूँ, इसका जो नॉलेज है वो ब्रेन लेता है और उसको उसी में से निकाल लेता है। कभी कभी हमें बहुत दूर ट्रक रहने के बावजूद भी ब्रेक मारना पड़ता है, समझ में नहीं आती वो आ रही कि जा रही है ना? और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे ही गाड़ी चला के लेके जा रहा है। तो ये वाली जो बुद्धि होती है उनके पास। तार्किक योग्यता, तर्क करना, हाँ, अब ये जो तर्क करने वाले लोग होते हैं उनके पास ये तार्किक होती है। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उनका उपयोग करता है। इस योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति नई समस्याओं के समाधान हेतु पुराने अनुभव का भी उपयोग करता है। जो तार्किक का मतलब होता है रीजनिंग, है ना?
अब रीजनिंग में भी हम मृत और अमृत संबंधों का इस्तेमाल करते हैं। तार्किक में और कौन कौन सा आ सकता है? तर्क लगाते हैं कि नहीं? जैसे कि ये इज इक्वल टू ए बी बराबर जेड बराबर ए बी बराबर या ए बी वाई जेड है, तो डीई क्या होगा? ए बी बराबर वाई जेड, तो डीई बराबर क्या? हम तर्क यूवी करेंगे। हाँ, यूवी यूवी। आपने कैसे लगाया, तर्क किया, कैसे तर्क जैसे कि किया? सर ए बी इनिशियल है, वाई जेड लास्ट है, यस, आ, सी निकाल के डी ई आगे के दो लेटर्स, तो वाई जेड के पहले एक लेटर स्किप करके पहले के दो लेटर्स। यानी जो संबंध ए बी का वाई जेड से है वही संबंध होगा डीई का आने वाले अक्षरों से। ये किससे किया आपने? ये आपने रीजनिंग किया, लॉजिक लगाया, और वो जिसमें क्षमता होती है वो ही कर सकता है, बराबर। तो ये जो कर सकता है उसके पास ये वाली क्षमता होती है। फिर है शाब्दिक योग्यता। इस योग्यता के आधार पर शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है और उसी से वो क्या करता है, शब्दों को जाहिर करता है। यह योग्यता व्यक्ति के व्यक्तित्व कारकों से संबंधित हो सकती है और उसी से ये सब कुछ कर सकता है। अब देखो इन्होंने कितने यहाँ पर कंपोनेंट बताए। एक है वाचिक, दूसरा है संख्यात्मक, तीसरा है वस्तु प्रेक्षण, और चौथा है तार्किक, और अंत में पांचवा है शाब्दिक, बराबर। यानी इतनी कितनी योग्यता बताए, कितने मेंटल एबिलिटीज बताए? 5। 5। वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता, तार्किक योग्यता और शाब्दिक योग्यता। अब ये जो थॉडसन ने के बाद अध्ययनों के आधार पर तर्क शक्ति में 2 योग्यता आगमन तथा निगमन मानी गई, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें आ गई। उसने एक और अन्य कारक का भी पता लगाया जो समस्या हल करने की योग्यता से संबंधित है। इस प्रकार से छठे कारक में 2 कारक हैं, अंततः कुल कारकों की संख्या 9 हो जाती है। आगे चलकर कारक विश्लेषण विधि के आधार पर ग्लिफोर्ड ने भी विधि बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर जो थॉडसन था, इसकी जो बुद्धि में कौन कौन से फैक्टर हैं ये एनालिसिस करने की जो विधि थी, मेथोडोलॉजी थी, वो एकदम भाग गई, सबको अच्छी लगी। इसीलिए इसी विधि के अनुसार आगे का जो विश्लेषण आता है या फिर आगे का जो सिद्धांत आता है वो आता है ग्लिफोर्ड का। इसका है ग्लिफोर्ड का। अब यहाँ देखो, ग्लिफोर्ड के सिद्धांत का नाम हिंदी में दिया गया है। ये नाम 2-3 नामों से भी आता है जो हमें कंफ्यूज करता है, वो भी लिख कर लेंगे हम। ग्लिफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत क्या है? त्रिआयामी, जिसको त्रिचापीय भी कहा गया है। ग्लिफोर्ड का यानी 3 चापीय सिद्धांत, ग्लिफोर्ड का 3 आयामी या फिर त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको 3 डायमेंशन है। अब ये 3 डायमेंशन में कौन कौन से डायमेंशन है? एक है उत्पादकता, हाँ, दूसरा है संक्रिया, और तीसरा है विषय वस्तु। और इसी से ग्लिफोर्ड का जो त्रिआयामी मॉडल है वो यहाँ पर आता है। हमने टीईटी में भी देखा था इसको, देखो, और टीईटी में भी हमने क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी देखा था। ये जो ग्लिफोर्ड है, इन्होंने सबसे पहले शुरू में हमारे दिमाग में उन्होंने भी इस वेक्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके ब्रेन में 120 से ज्यादा, कितने, 120 से ज्यादा घटक हैं, फैक्टर हैं कहा, और आगे रिसर्च करके उनमें 150। 150 से भी ज्यादा फैक्टर उनको दिख कर आए, बराबर। तो शुरू में जब उन्होंने शोध लगाया तो 120 थे, और फिर जैसे जैसे रिसर्च होते गए तो 150 तक फैक्टर समझ में आए। ये जो ग्लिफोर्ड है, इन्होंने इस बुद्धि को, ये जो आपके सामने घन दिया है ज्योमेट्री का, उसी तरह से हमारे ब्रेन में कुछ फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर काम करते हैं।
हर एक के अंडर। उसमें सबसे पहला मान लो आप क्या है, उत्पादकता है। ये उत्पादकता के अंडर इकाई वर्ग, हाँ, इकाई वर्ग, संबंध, पद्धति, स्थानांतरण, अपादन, इन फैक्टरों का समावेश होता है। तथा मुख्य संक्रिया वाला फैक्टर में मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, संज्ञान, इनका समावेश होता है। हाँ हाँ, विषय वस्तु, एक मिनट, हाँ। आवाज येत नाही सर. आय थिंक वेट सरांना वेट कॉल आला असेल. वेट करा, वेट करा. वेट करायला सांगितलं. अभिसारी म्हणजे काय? अभिसारी चिंतन. टू टाइप्स ऑफ चिंतन है यहाँ पर। अभिसारी का मतलब इंडक्टिव्ह और अपसारी का आहे डिडक्टिव्ह। हा, उद्गामी अवगामी आपण जे म्हणतो ना, त्या गोष्टी येतात त्याच्यामध्ये। आता आपण पुढच्या याच्यामध्ये पण बघणार आहोत की नेमकं काय काम करतात। तो यहाँ पर हम पहले समझ कर ले रहे हैं, जो तीन है, मेन तीन फैक्टर्स हैं और उसके अंदर उप विषय हैं। ये तो समझ में आया आपके। और विषय वस्तु में है आकृति, ये शाब्दिक, अशाब्दिक और व्यावहारिक, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ग्लिफोर्ड का ये त्रिआयामी मॉडल है, जिसमें ब्रेन में ये तीन मॉडल्स क्या करते हैं, काम करते हैं। अब एक एक करके इसको समझ में लेंगे। ग्लिफोर्ड का यह त्रिआयामी जो सिद्धांत है, ये जेपी ग्लिफोर्ड का है। उसके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण के संबंध में कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग किया है। अब देखो, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लिफोर्ड के जो सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? कौन सी? विश्लेषण, कौन सा? कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण की। जिसको हम कहेंगे फैक्टर एनालिसिस मेथोडोलॉजी या फिर टेक्निक। ओके, तो कारक विश्लेषण विधि का इस्तेमाल किया गया और ये करने के बाद मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया गया। इस सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। मैंने कहा है, देखो, ग्लिफोर्ड का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, ग्लिफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, ग्लिफोर्ड का त्रिचापीय सिद्धांत, इन अलग अलग नामों से इसके सिद्धांत को जाना जाता है। क्योंकि सीटीईटी में क्वेश्चंस आसान रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें ज्यादा हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें सिमिलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सिमिलर वर्ड जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग होने में दिक्कत आती है। तो उसी लिए मैं आपको यहाँ बार बार वो सिमिलर वर्ड देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लिख कर ले रहे हैं, ऐसी मेरी समझ है। आप लिख के लेते हैं ना, या फिर मैं सिर्फ मुंह से अपना लेते हैं सर, एनर्जी, नहीं सर लेते हैं सर. कर लेते सर. मेरी एक्स्ट्रा की एनर्जी डिस्चार्ज यहाँ पर आप नहीं करते हैं ना, लिख कर लेते हैं ना? यस सर. जी सर, लिख कर लेते हैं सर. नाही तो ऐसा ना हो जाए, बडबड तुला काय बडबडाचं, आम्ही काय घ्यायचं ते घेतो बाबा एकदाच। ओके, तो ये भी महत्वपूर्ण है कि आप इसमें से क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे हैं। ये यहाँ पर 1 मार्क के लिए टॉपिक आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 1। और 1 मार्क यहाँ पर कहाँ से कहाँ आता है? देखो, उसके अर्थ से, विशेषताओं से लेकर सिद्धांतों तक। फिर वहां से अलग 1 मार्क अलग का आता है। जैसे मैं आगे जब जब पढ़ाऊंगा तब वहां का 1 मार्क बता दूंगा। यानी इस चैप्टर पर कुल मिला के 2 मार्क आते हैं। कितने मार्क आते हैं? 2 मार्क। 2 मार्क्स। ओके, तो अभी देखेंगे आगे। अभी इसमें के जो जो फैक्टर्स हैं अभी हमने देखा वो देखेंगे। अब देखा हमने संज्ञान, संज्ञान यानी कॉग्निशन, बराबर। इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता।
संज्ञान यानी नॉलेज, हम जो ग्रहण करते हैं, जो सोचते हैं, ज्ञान लेते हैं, हाँ, उसको या फिर रिपीट और रिपीट खोजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं। तो ये हमें जो आता है, देखो अभी बुद्धि में कौन कौन से फैक्टर है इसका सर्च किया उन्होंने, सिर्फ यस और जी पे नहीं रुका है, यहाँ पर अलग अलग होते हैं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप समझ जो रहे हैं वो है संज्ञान, और वो यहाँ पर फैक्टर आपका काम करता है। जो मैं बता रहा हूँ, अगर अंडरस्टैंड हो रहा है तो आपका संज्ञान अच्छा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो संज्ञान ही अच्छा नहीं है, या फिर उसमें कोई दिक्कत है, एरर है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे उन्होंने अलग अलग फैक्टर यहाँ पर दिए हैं। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? हाँ, जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना, धारण करना यानी स्टोर करना, और वो स्टोर जहां पर होता है वो होती है स्मृति, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। बराबर, संज्ञान ज्ञान लेना, ज्ञान जहां पर आया, जो समझ में आया उसको हम धारण करते हैं, वो हो गया स्मृति। फिर होता है मूल्यांकन, जब आपको समझ में आया, आपने धारण करके रख लिया, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कुछ आप जानते हैं उसकी स्मृति में रहता है, और वही उस पर क्या करते हैं? हम चिंतन करते हैं। अब मूल्यांकन के बारे में मैं बताता हूँ। आपने हालांकि में एक मूवी देखी है, देखो क्या है वो, एक नई मूवी आई है, क्या नाम है उसका? हर्षवर्धन, धुरंधर। कसला धर, धुरंधर। कसला धर, हाँ धुरंधर, धुरंधर धुरंधर, धुरंधर। क्या है धुरंधर में, क्या है? एक दो लाइन में एजेंट बता की सकते कहानी हैं? दिखा है। हाँ हाँ, एजेंट की कहानी दिखा है, एजेंट, रॉ एजेंट। ओके ओके, यानी आपने मूवी देख ली है शायद, बराबर? यस। यस, यानी आपको संज्ञान हो गया उस मूवी में क्या है क्या नहीं है, बराबर। और आपने, मैंने पूछने के बाद बताया, इसका मतलब वो जो ज्ञान लिया है मूवी का, वो आपके धारण किया, धारण किया मतलब आपने उसको मेमोरी में रखा। अब मुझे बताओ याद रख। कि उस मूवी में आपको किसकी भूमिका अच्छी लगी, किसकी भूमिका अच्छी नहीं लगी, क्या ये मूवी अच्छी है, बुरी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या राय है? बताओ हर्षवर्धन, आपने देखा ना मूवी? यस सर। बताओ चलो। अच्छी है सर मूवी। मूवी अच्छी है, क्या क्या अच्छा है उसमें? स्टोरी अच्छी है सब। वेरी नाइस। और एजेंट की कहानी दिखाई है। वेरी वेरी नाइस। पार्ट कैरेक्टर अच्छा किया कि नहीं किया? यस सर, एकदम अच्छी है सर। एकदम अच्छा किया। अब असल में तो इसमें हीरो अलग ही है, कौन है हीरो? हाँ, रणवीर कौन है? सिंह है। हाँ, रणवीर। रणवीर सिंह। हाँ, लेकिन मार्केट किसने खा लिया? अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना। हाँ, ये देखो, ये आपने कैसे तय किया? यानी आपने क्या किया? संज्ञान किया, उसकी मालूमात की, उस पे आपने उसको ग्रहण किया, और फिर आपने उसकी मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करना यानी अच्छा बुरे की पहचान करना, तथा उस पे क्या सही है क्या गलत है ये आपने किया, और ये करते वक्त आपने उसमें चिंतन किया। ये जो चिंतन है, या फिर इसकी अच्छाई बुराई उपयुक्तता, समाज के लिए अच्छा है कि नहीं है, किसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में आपने जो भी कुछ सोचा, वो है मूल्यांकन। देखो, ब्रेन में ये हमारे असल में फैक्टर्स होते हैं, और ये अलग अलग फैक्टर अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी ग्लिफोर्ड ने जो एनालिसिस किया वो सही है। अब सारी चिंतन, अब ऐसी समस्या होती है जो इंसान उस पर पहुंचता है, समाधान करता है, जो परंपरा एवं प्रचलित के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता है। ये अभिसारी चिंतन इंडक्टिव है, और अभिसारी चिंतन इंडक्टिव है, अवसारी चिंतन डिडक्टिव है। यानी जो उद्गामी और अवगामी, यानी मुसीबतों से लेकर या फिर उदाहरण से लेकर नियमों की ओर जाना, और नियमों से उदाहरण की ओर जाना। उसी तरह से हम सोचते हैं, समस्या का हल निकालते हैं, विविध मार्गों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो ये जब करते हैं तब हम ये अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का इस्तेमाल कर कर हर एक समस्या पर हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसी तरह के फैक्टर्स उन्हें बताकर उनसे हमें क्या बताया, बहुत सारी बातों को उन्होंने क्या किया, दिखाया,
हर एक फैक्टर किस तरह से काम करता है, कौन कौन से हिस्सों से काम करता है, ये भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब ये महत्वपूर्ण, अब देखो यहाँ मैंने 2 को स्किप किया है, जैसे कि पदानुक्रम सिद्धांत है और फ्लूइड तथा क्रिस्टाइल का सिद्धांत है, ये हमें आता ही नहीं है, ये लेकिन एक्स्ट्रा के लिए लिया था। अब अगर मैंने उसको पढ़ा लिया तो जो है महत्वपूर्ण वो भी सर से चला जाएगा। ये है अभी लास्ट वाला, आपके दिमाग से नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ? अब देखो सबसे महत्वपूर्ण है, फिलहाल में ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे ही आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी का है, सर तो ये चल रहा है। सर एक डाउट है सर, गिलफोर्ड का 3 आयामी सिद्धांत था ना, हाँ उसमें से वो विषय वस्तु का कुछ पता नहीं सर, उसमें 3 फैक्टर्स थे ना, यस, आकृति और समथिंग। हाँ ये वाला, हाँ यस सर, विषय वस्तु थर्ड वन। हाँ क्या हुआ उसका? अभी हमने इसमें सेकंड का दिखा ना सर, संक्रिया में मूल्यांकन, अभिसरण, अभिचिंतन, अपसारी, हाँ यस सर, स्मृति और ये संज्ञान। नहीं देखे थे सर हम। थर्ड वन विषय वस्तु नहीं हुआ नहीं सर, हुआ तो भी कोई दिक्कत डिटेल नहीं है, उसको समझ जो लेना है खाली, उनमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं। देखो यहाँ पर भी मैं समझा लेता हूँ आपको। सर वो अब क्लियर नहीं दिख रहे सर, आप ओरली बता सकते हैं? बताया ना शाब्दिक। मैंने, पहले भी बताया था, अब भी बताऊंगा। यहाँ है, पहला है आकृति, हाँ, फिंगर्स होते हैं, उसको हम समझते हैं, बराबर। कोई भी आकृति होती है किसको समझते हैं हम, जैसे कि अगर मान लो एक सर्कल है, हाँ, तो उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं, विषय वस्तु को समझते हैं कि ये वो गोल है। यस अब देखो जैसे कि अगर किसी ने एक अगरबत्ती लगा ली, अगरबत्ती पता है ना, जरा तुम्ही काय म्हणता, अगरबत्ती म्हणता ना, हा, ती त्याला पेटवा आणि पेटवल्यानंतर ना अशी गोल फिरवा फास्ट, तो तुमको क्या नजर आएगा? त्याची वाफ गोल गोल यस यस, तो सर्कल तुमने फॉर्म होगा जाएगा। सर, तो तुमने क्या सर्कल धारण फॉर्म। किया, क्या धारण किया कि ये कुछ फिंगर्स हैं। त्याच्या वाफेचं अब देखो निरीक्षण केलं. आसमान में घने बादल भी वगैरह आते हैं, तो किसी को उस बादल में कोई ना कोई फिंगर दिखता है, कोई ना कोई चित्र दिखता है, इमेजिनेशन, है हा ना? यस हाँ, यस, दिखता है कि नहीं? जैसी तुम्हारी सोच है ना, वो निर्भर करता है। कभी कभी हाथी दिखता है, ओके वाघ दिखता है, शेर दिखता है, बहुत सारी चीज दिखते हैं, है ना? कोई बाइक पर जा रहा है, कई कार दिख रही है, किसको कुछ भी दिख रहा है तो किसको कुछ भी दिख रहा है। और वो जिसको वो दिख रहा है, मान लो आपको दिख रहा है, मेरे को नहीं दिखता, वो सही है गलत है? सही आहे सर. हाँ, क्योंकि सभी के आकृति बंध अलग अलग होते हैं, विषय वस्तु। फिर है आकृति के बाद है शाब्दिक और अशाब्दिक। अभी शब्दों से भी समझ में आता है, हाँ, शब्द नहीं होते। अब देखो बोर्ड होते हैं कहीं कहीं, बराबर। अशाब्दिक का देखेंगे पहला। अब अगर चौक से जा रहे हैं तो चौक में सिग्नल होते हैं कि नहीं? कौन कौन से कलर के होते हैं? यस सर, कौन कौन से कलर के? रेड ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज, येलो, अब रेड। सबसे ऊपर वाला कौन सा कलर है? रेड वाला. रेड, हाँ, रेड लगने के बाद आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं। रुकते नहीं, क्यों रुका? रुक से क्यों रुके? क्यों रुके? रुकने का ही सिग्नल है वो। यस, तो ये आपने उस अशाब्दिक को क्या किया, समझ लिया, यानी इशारा। हम इशारों से भी समझते हैं, आकृति से समझा, इशारों से समझा, जिसको हम सांकेतिक भी बोलते हैं, बराबर। सांकेतिक, जिसको क्या बोलते हैं? सांकेतिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक, या फिर सिंबल, सिंबल। हम देखो सिंबल से भी सीखते हैं, जैसे कि माँ ने बच्चे की ओर देखना, बच्चा अगर कोई दिंगा मस्ती कर रहा है तो माँ अगर मोटे आंखें करके देखती है तो बच्चा क्या समझता है? मम्मी अब गुस्सा करेगी. माँ अभी गुस्सा गुस्सा करने वाले ने तो मारेगी। फिर वो विषय वस्तु को समझ लिया कि नहीं उसने, क्या कंटेंट है मम्मी का, चुप बैठो, गुस्सा हो रही है, तो बच्चा चुप हो जाता है, बराबर। कहीं से सायरन से गाड़ी जा रही है, फास्ट जा रही है, आप क्या समझेंगे? साइड हटून घ्या. इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस जा रही होगी, साइड देना चाहिए। एम्बुलेंस। सांकेतिक समझ लिया कि नहीं समझ लिया आपने? हाँ, तो बहुत सारे कहीं कहीं सिग्नल्स होते हैं, कहीं कहीं बोर्ड्स लगाए होते हैं, यहाँ पर थूको मत, यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, वगैरह वगैरह। जो नहीं करना है वो कर देते आप, वो बात अलग। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है कि नहीं, वहां जब जो भी सांकेतिक भाषाएं हैं उसको हम ग्रहण कर लें। शाब्दिक शब्दों से, बोलने से, या फिर लिखे हुए होते हैं किताबों में, जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है
ये भी आप समझ लेते हैं। हाँ, पढ़ना तो वो शाब्दिक में आता है। और होता है अंतिम व्यावहारिक। हाँ, जैसे हम व्यवहारों में लाते हैं, और यहाँ पर लिखा है यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, व्यवहारिक क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या करेंगे हम उसका, व्यवहारिक का मतलब यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, उपयोगिता बोलते हैं उसको, उपयोजित, यानी जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है उसका सही इस्तेमाल करना। आम्ही पुस्तकामध्ये शिकलो, सगळीकडे शिकलो, नेहमी खरे बोलावे, पण आपण आयुष्यामध्ये आपल्या खरंच बोलतो का, खरं बोलतो का? नाही. नाही, आलं बघा शब्द बरोबर बाहेर. आम्ही आपल्या आयुष्यामध्ये प्रत्येक वेळी खरं बोलत नाही. का मग बोलत नाही? तर ते व्यावहारिक असतं. कुठं खरं बोलायला पाहिजे, कुठं खोटं बोलायला पाहिजे, याचं आपल्याला नॉलेज असतं. नॉलेज असतं म्हणजे कोण काम करतं? तर आपल्या बुद्धीमधला हा कंपोनंट, विषय वस्तूमधला या ठिकाणी व्यावहारिक उपयोगिता जी आहे ती काम करते, की आपल्याला ह्याच्याबरोबर खरं बोलायचंय की खोटं बोलायचंय. एखादा मित्र तुम्ही अभ्यासाला बसल्यानंतरनं तुम्हाला खेळायला मुद्दाम घेऊन जात असेल, तर तुम्ही त्याला काय सांगणार आहे? मुद्दाम खोटं बोलता का नाही? नाही माझं पोटात दुखालंय. तुम्ही अभ्यास करणार आहे म्हणून नाही सांगणार, पोटात दुखालंय. मग ते जातंय. और इससे किसका फायदा हुआ? झूठ बोलना गलत है, लेकिन आपने किस लिए झूठ बोला? किस लिए बोला? अभ्यास केला. यस। तो पढ़ाई ये बात होने के समझ लिए में हम. आई। तो इसी तरह के हमारे कंपोनेंट्स इस दिमाग में होते हैं। इसीलिए ग्लिपोर्ड का ये त्रिआयामी सिद्धांत यही कहता है कि बच्चों में जो ब्रेन है, जो कुछ बातें हैं, वो महत्वपूर्ण है। इसी की तरह उत्पादकता में आता है इकाई यानी यूनिट्स। इकाई का मतलब है यूनिट्स, हर एक घटक होते हैं किसके ना किसके, उसमें सब यूनिट्स आते हैं, उसी तरह से हम समझते हैं। वर्ग होते हैं, वर्ग यानी क्लास, हर एक चीज का क्लास होता है। जैसे कि कडधान्य अलग अलग होते हैं, मीठे फल, कड़वे फल। हाँ, इस वर्ग का इस्तेमाल करते कि नहीं हम करते? हाँ, किसी ने कहा कि मीठे फल कौन कौन से बताओ, तो वो उत्पादकता में का जो वर्ग है वो यहाँ पर काम करता है। जब आप आंसर को खोजते हैं या फिर कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तब ये वर्ग यहाँ पर क्या करता है, काम करता है। संबंध है जिसको रिलेशन कहा जाता है, किसी न किसी चीज का रिलेशन होता है कि नहीं होता है? हर एक चीज में कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं। जैसे कि मराठी पढ़ते वक्त या फिर हिंदी पढ़ते वक्त इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है कि नहीं होती है? रिलेशन होता है कि नहीं होता है? जिसको हम को रिलेशन भी बोलते हैं, होता है कि नहीं? हिंदी पढ़ते Yes, वक्त sir. हिंदी का ग्रामर, Yes, sir. थोड़ा समान होता है कि नहीं होता? वैसे हाँ सर. तब ये सिमिलर वर्ड्स को पहचान। पद्धति, पद्धति का मतलब मेथोडोलॉजी, हर एक की कुछ ना कुछ मेथोडोलॉजी होती है, उसी से हम समझते हैं। स्थानांतर यानी ट्रांसफर, जो भी कुछ ज्ञान होता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं। ज्ञान को करना है यहाँ पर, खुद को ट्रांसफर नहीं होना है फिजिकली। स्थानांतर का मतलब ट्रांसफर करना है, खुद को नहीं होना है, ज्ञान को करना है। किसको करना है? ज्ञान को। और ज्ञान को ट्रांसफर करने का पहले ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे ज्ञान में करना। हाँ, जैसे की देखो हमने देखा पहिली भाषा शिकताना दुसरी भाषा शिकताना त्याचा जर फायदा होत असेल, ते कसल्या प्रकारचं संक्रमण आहे? धन आहे, बरोबर? ऋण काय म्हणतं? Yes, sir. पहिल्या घेतलेल्या ज्ञानाचा दुसऱ्या घेतलेल्या ज्ञानामध्ये जर अडथळा होत असेल तर ते ऋण आहे. पहिल्या घेतलेल्या ज्ञानाचा दुसऱ्या घेतलेल्या ज्ञानामध्ये काही फरक पण होत नाही, काही तोटाही होत नहीं, तर ते कसल्या प्रकारचा है? शून्य प्रकारचा। तो Note, sir. यहाँ पर वही होता है जो आपको जरूरत है उसी तरह से उसको ट्रांसफर करता है। अभी यहाँ पर आपादन जो है जे अचानकच्या वेळेमध्ये आपण काही ना काही विचार करतो, ज्या गोष्टी मांडतो त्यावेळेस हा उत्पादक मधला हा पार्ट त्या ठिकाणी काम करत असतो। अशा प्रकारे आपण ग्लिपोर्डच्या या तिन्ही भाषामधला जो काम आहे तो पाहिलेला आहे। ठीक है, समझ में आया? अभी कोई दिक्कत नहीं ना? Yes. यस सर नो बोलो, कुछ तो बोलो। सर समझ ले सर। हाँ, आप हैं क्या नहीं है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, भी क्या चल गए, चले गए। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। है सर, है. ओके, अब देखो, आज सर ने आपके चैट बॉक्स में भी डाला है कि सर ने आज कुछ नए 40 टेस्ट को अपलोड किया है। कितने किया है? 40।
परसों भी कुछ सर ने 10-15 टेस्ट अपलोड किए थे, उसके पहले भी किए थे। सर रोज उनका काम कर रहे हैं टेस्ट डालने का। क्या आप उसको सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, नो कर रहे हैं? यस कर सर। रहे सर। यस सर। मैं क्या आपकी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ? खिड़की में से हाँ हेलो सर। हाँ, प्लीज वो त्रिआयाम के किस किस नाम से जाना जाते हैं सर, वो एक बार बताओ ना। क्या हुआ? त्रिआयाम सिद्धांत को किन नामों से जाने जाते हैं, वो 3 नाम बताओ सर आप जगह प्लीज। थे ना? आप सो गए थे क्या? तो गई थे सर, बाहर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मैं उठी थी। एक 5 मिनट वो बताते समय ही मैं उठ गई थी। क्या आप इसको बाद में रिवाइंड करके देख सकते? सिर्फ ओनली नाम ही बताओ सर, मैं सब सुनी। मूल्यांकन में इकाई का, उत्पादन का, हाँ, और किसने उत्पादक का किसने सर। सुना है बोलो, उनके नाम बताओ। बहुआयामी, अभी जो गार्डन के सिद्धांत का नाम मैंने 3 टाइप से बताया, बताओ कौन किसने किसने सुना? उत्पादकता, संक्रिया, विषय वस्तू. उत्पादकता, संक्रिया. हेच पाहिजे का मॅडम, तुम्हाला वेगळं पाहिजे? सर हेच पाहिजे होतं, पण फक्त त्रिआयामीला काय काय नावाने ओळखलं जातं ते सांगत होता ना सर तुम्ही. मी मध्ये बोलू नये म्हणून थांबले सर तेवढंच. त्रिआयामीला त्याच्यामुळे कोणकोणत्या आपल्याला नावाने जागेवरून उठायचं नाही, पहिलेच सांगितलंय मी. आता याच्यामुळे किती चालेल. जण डिस्टर्ब झाले, भरपूर जण डिस्टर्ब झाले का नाही? मग त्याच्यासाठी काय या करायचं? या नावाला किती नावाने ओळखलं जातं, 3 नावाने ओळखलं जातं ना, फक्त ते नावं पाहिजे सर मला. म्हणजे ग्लिपोर्ड का ये परीक्षेला कोणकोणत्या त्रिआयामी नावाने. है, वो उसको कहा जाता हाँ. है ग्लिपोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, ग्लिपोर्ड का त्रिचापीय सिद्धांत। बस इतना ही है, त्रिचापीय और त्रिआयामी। और एक कौन सा बताया था मैंने? और एक कौन सा बताया था? त्रिचापीय, त्रिआयामी और 3 डायमेंशन क्या? हाँ सर यही चीज, हाँ, 3 डायमेंशन. अब ये महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। अभी 2000 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसी पर ही आए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान देंगे। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब जितने भी सिद्धांत हुए उसको अपोजिट किया गया और वो अपोज करके उस पर नए नए सिद्धांतों का नए नए खोज होते हैं, और उनमें ये जो सिद्धांत है ये आधुनिक सिद्धांत है। ये कैसा सिद्धांत है? आधुनिक। अब तक के जो जितने सिद्धांत थे ये सन ईस्वी सन 1800 या 1950 से पहले के थे, तो ये थोड़ा बाद में का है, जिससे ये आधुनिक अभी के युग में का बताया जा रहा है। मिस्टर हावर्ड गार्डनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में किया। कब किया? 1983। अब ये जो हावर्ड गार्डनर हैं, इन गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना था। बहुबुद्धि सिद्धांत, देखो इसको नाम से और एक बार सुनो सभी, मैं फिर बार बार नहीं बताऊंगा। हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत, जो बुद्धि का सिद्धांत है, वो किन किन नामों से जाना जाता है? पहला है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। दूसरा है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब इन नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 कारकों पर बल दिया गया है। अब 3 कारक कौन कौन से हैं? ये कहें, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है, यानी एक दूसरे से वो क्या होते हैं, बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकाकी न होकर बहुकारकीय है, यानी एक ही फैक्टर नहीं होता, उसमें बहु फैक्टर्स होते हैं, यानी मल्टी फैक्टर्स होते हैं। तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, यानी मान लो इसने क्या किया, जो भी कुछ फैक्टर है उसको नाम दिया वो प्रकार की बुद्धि। इसने क्या किया, मान लो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत रखा, इसमें टोटल कुल मिला के 9 फैक्टर बताए। ये फैक्टर को उसने फैक्टर नहीं कहा, तो उसने कहा बुद्धि, जैसे कि भाषाई बुद्धि,
तर्क करने की बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, हाँ, अवकाशीय बुद्धि, ऐसे अलग अलग नाम दिए। और ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो बुद्धि हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी वो हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है लेकिन स्वतंत्र है। इंटरेक्शन करता है लेकिन स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। हर एक व्यक्ति अलग अलग फैक्टर्स का होता है, उसमें कुछ ना कुछ अलग तरह की बुद्धि होती है या फिर योग्यता। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। अब ये हवर्ड गार्डनर ने कौन से 9 प्रकारों का यहाँ पर प्रतिपादन किया है, वो अभी हमें देखना है। सबसे पहले ये ध्यान में रखो, हवर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का नाम है वो है मल्टी फैक्टर थ्योरी या फिर हवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण 9 प्रकार की बुद्धि है। कितने प्रकार की है? कितने? 9 प्रकार। चलो, पहला प्रकार कौन पढ़ेगा बताओ। ये कि कोई तो कोई पढ़ेगा। चलो, यहाँ पर आपको मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें से बना के ले। चलो सर पढ़ू क्या मैं? हाँ पढ़ो। भाषाई बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि है, बुद्धि से भाषा संबंधित क्षमता का विकास होता है। तार्किक गणितीय बस बस बुद्धि बस 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 बुद्धि का यह बस 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 एक रुको ही रुको पढ़ोगे रुको सर? रुको रुको ओके रुको ओके सर, ओके। हाँ हाँ सर, रुक रही। हाँ हाँ, अब एक एक फैक्टर को देखेंगे ना तो समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो क्या फैक्टर है देखेंगे कि कुल मिलाकर इस मल्टी बहुबुद्धि में 9 प्रकार हैं बताए, यानी 9 प्रकार की बुद्धि है। हर एक प्रकार की विशेषताएं होती हैं और जिसमें जो प्रकार ज्यादा है तो उसके पास वो वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। हाँ, ये हमें कॉल करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले बताता हूं, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये बाकी के टाइप्स कितने महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन किस तरह से आता है देखो। हाँ, रमेश बोलने में बहुत ही होशियार है, तो हवर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास कौन सी प्रकार की बुद्धि है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, भाषाई तो फिर हमारे पास या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कौन सी बुद्धि को क्या कहते हैं, वो कौन सी वाली बुद्धि में होती है, ये हमें पता होना है ना। तो इसीलिए ये इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, इसको इम्प्लीकेशन लेवल क्वेश्चन कहा जाता है। इफ अगर हमें ये संकल्पनाएं मालूम होती है तभी हम इसके आंसर दे पाते हैं। अब देखो, भाषाई बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि में भाषा से संबंध है। जिसका भाषा का विकास ज्यादा होता है उसके पास ये वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। आप मुझे बता देंगे क्या किसके पास होती है ऐसी वाली बुद्धिमत्ता? एक आध एग्जाम्पल, एक आध नाम बता सकते हैं क्या उदाहरण के तौर पर? फिर मैं बताऊंगा। टीचर, टीचर शिक्षक। ठीक है, वेरी नाइस। और वकील, हाँ, वेरी नाइस। और व्याख्यान करते, व्हेरी नाईस, व्याख्यान करेक्ट. करते. चालले वर लाईनवर चालले सगळे आता बरोबर. आता अजून? लेखक और कवि, अरे वाह, मस्त, एकदम बरोबर. हाँ, नेता, नेता लोग, नेता भी वो कौन सा वाला नेता जो बोलने में पटाइत है, माहिर है, एकदम जहां की जहां वर्ड रखता है, वो वाला. सभी नेता नहीं होते, क्योंकि कुछ नेताओं काम से अच्छे होते हैं लेकिन उनको प्रेजेंटेशन या बोलना नहीं आता है. बराबर बराबर है क्या मेरा बोलना? यस सर, यस सर। हाँ, अब मैं यहाँ पर एक एक बात क्लियर करता हूँ. देखो, भाषीय बुद्धि, जिसको भाषा की समझ है, भाषा के शब्द, उसके लकब जहाँ की वहां रखने आते हैं उनको, ऐसे वाली बुद्धिमत्ता ये जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके पास होती है. उसमें पुल देशपांडे भी आते हैं. एक बार क्या हुआ, पुल देशपांडे अपने घर से बाहर जा रहे थे. शायद मैंने इसके पहले आपको ये उदाहरण बताया होगा, फिर भी सुन लो. बहुत होशियार है पुल देशपांडे, इतने बेहतरीन है. उनके बहुत सारे किताबें हैं. बटाट्याची चाळ असेल, हाँ, बहुत सारे. जैसे कि वो जब वो अपना खुद का वजन कम कर रहे थे तब तक वो क्या क्या हाल था, ये जो जो कुछ उन्होंने लिखा है, ये उनके पास जो भाषीय बुद्धि है
उसके हिसाब से लिखा है। तो समझ में आया किसके पास भाषिक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है? समझ में आया? अब देखो उसका एक उदाहरण बोल रहा हूँ Yes, sir. पूरे देशपांडे का, जो मुझे याद है और मुझे अच्छा लगता है बोलने में, सुनने में, हाँ, और याद आने में भी अच्छा लगता है। तो उनकी चाल में रहते थे वो, और चाल में से वो, चाल यानी क्या कि बहुत सारे घर इकट्ठा होना, और वो जिस चाल में रहते हैं वहां से जाना आना, बहुत छोटी गली, बहुत छोटे रास्ते, और चाल में भी 2 3 4 मंजिली घरें होती हैं, बराबर, मंजिल वाली। एक बार ऐसे ही वो घर से निकल रहे थे और घर से ऐसे से गली में से गुजर रहे थे, और जैसे गुजरे वैसे क्या हुआ, किसी ने तो ऊपर से रात के बासी चावल नीचे फेंक दिए। जैसे नीचे फेंक दिए वो गिर गए पूरे देशपांडे के बदन। अब उसकी जगह हम होते तो क्या करते, गालियां देते, पिटते, चिल्लाते, अमुक तमुक करते। लेकिन ये महाशय, इनके पास भाषीय बुद्धिमत्ता होने की वजह से उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, ऊपर देखा, और ऊपर देखने के बाद कहा, मैडम चावल तो आ गई, अब दाल भी डाल दो। देखो, ये किसी को भी नहीं जमता। और जिसके साथ और एक मुही थी, देखो उस मुही में जिसने ऊपर से फेंक दिया लेकिन वो छुप गया, उसके नीचे से वो अपना क्या नाम हीरो का, वो कॉमेडी वाला, वो कहता है कि ये सोने का चमचा किसका गिरा है, तो वो उसका सोने का चमचा नहीं होता, लेकिन वो बोल के वो नीचे देखता है, जैसे नीचे देखता है वैसा अंडे उसके मुंह पे फेंक देता है। हाँ, तो ये भाषिक बुद्धिमत्ता की उदाहरण। अंडा फेंकना नहीं, शब्दों का इस्तेमाल करना, जहां की वहां। ये वकीलों के पास होती है, हाँ, ये लेखकन के पास, कवियों के पास ज्यादातर देखने मिलती है। अब दूसरा पढ़ो। पहला तो हो गया, पहला समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? Yes, sir. सबको समझ में आया क्या? यस सर। सो गए यस क्या सर। सब? सो गए? सो गए क्या? सर सो गए? नहीं सर, नहीं सर सो गए नहीं ना? ओके, अब दूसरा पढ़ो, कोई भी पढ़ेगा। सर, मैं वास्ते सर। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तार्किक गणितीय बुद्धि। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है। ओके, अब देखो मुझे अच्छा लगा कि पल्लवी डोडी मैडम ने पढ़ा, क्योंकि वो लोग भी आगे आना है जो अब तक नहीं आ रहे हैं, तो आगे आने की कोशिश करो और पढ़ने का, इसमें हिस्सा लेने का ही काम करो। तार्किक बुद्धि यानी तर्क करना। इस बुद्धि का अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंधित होता है। तर्क करना, ये वाली किसके पास होगी बुद्धिमत्ता, कौन बताएगा? किसके पास हो सकती है तार्किक तर्क करना, गणितीय काम करना? Mathematician. हाँ, Mathematician. वेरी नाइस। ये रामानुज Mathematician. पास होगी, रामानुज के पास होगी, मैथमेटिक्स पास होगी, इंजीनियर के पास भी होगी, क्योंकि उसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। बराबर? बराबर क्या? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, टीचर। Yes. हाँ, और बैंक किसके में पास होती कैशियर, है? हाँ, Sir, मोनियम लोग. सर बैंक जिस और फील्ड में अकाउंट। हाँ, तुम मैथमेटिक्स तो, और कैलकुलेशन का यूज होता है वहां पे हर जगह तार्किक लगती है सर। यस यस, बैंक में कैशियर का भी मेरा सर। हाँ हाँ। अभी सर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सवाल किया है, देखो, ये वो मुनिम जो होता है ना उनके पास भी होती है, क्योंकि हिसाब रखते हैं ना वो। देखो, ऐसे सर्च करना, बराबर व्यक्ति को ढूंढना भी एक प्रकार की बुद्धि ही है। बराबर? समझ में आया भी तार्किक का? अगला है स्थानिक बुद्धि, चलो पढ़ो। Yes, sir. पढ़ो। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, जो अब तक नहीं पढ़े ऐसे लोग आगे आए। हाँ हाँ। स्थानिक बुद्धि इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। ओके, इस तरह ये स्थानीय बुद्धि, देखो, इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है। अब ये स्थानिक बुद्धि को इंग्लिश में स्पेशुअल कहा जाता है, जिसको हम अवकाशीय बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। स्थानिक बुद्धि के साथ साथ क्या कहा जाता है इसको? अवकाशीय बुद्धिमत्ता। अब ये जो अवकाशीय बुद्धिमत्ता होती है, ये आता है आपको पता है क्या?
बहुत जनों को ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद जब वो नीचे देखते हैं तो डरते हैं, और उसको बीमारी कहते हैं हाइट फोबिया। बराबर की याद हाइट रखना। फोबिया, हाँ। वो हाइट पानी से फोबिया। भी सर, हाँ, क्या हुआ? पानी से भी, हाइट, पानी की भी फोबिया होती है। हाँ, नहीं नहीं, आप भी जो हाइट फोबिया का देख रहे हैं ना, ये हाइट ओके। फोबिया स्थानीय बुद्धि कम होने की वजह से होता है। हाइट फोबिया क्या होता है? स्थानीय बुद्धि कम होने से होता है। ये वाली बुद्धि जो अंतरिक्ष में रहते हैं उनके पास होती है। जो इंजीनियर होते हैं, जो कम जगह में ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल करके जो घर का अरेंजमेंट करते हैं कल्पनाओं से अपने, हाँ, कौन से जगह में क्या रखना है, ये अपने मेंटल चित्र का इस्तेमाल करके वो सब कुछ उसमें बिठाते हैं, उसको स्थानीय बुद्धि कहते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था, देखो बाइक पर से जाना, एकदम फास्ट झुक झुक करके जाते हैं ना बच्चे बंदे, उनके पास आप कहते ना इतना फास्ट जा रहा है कि गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास ये वाली अवकाशी वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है, इसीलिए वो गिरते नहीं है। कब कहाँ कैसे का टर्न लेना है, कहीं ब्रेक दबाना है, उसको पता होता है। तो उसके पास कौन सी वाली बुद्धिमत्ता हो गई? कौन सी वाली? स्थानीय स्थानीय अब अगला ये समझ में आया? अगला कौन पढ़ेगा? शारीरिक गतिविधि, कोई पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूंगी। हाँ, जो हो गए वो नहीं पढ़ेंगे। शारीरिक गति, हाँ, शारीरिक गतिक बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है। नृत्य, सर्कस, व्यायाम। नृत्य, सर्कस, व्यायाम। अब देखो शारीरिक गति जो बुद्धि होती है ना हमारी, इस बुद्धि का प्रकार, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्य में होता है। जैसे कि नृत्य करना, सर्कस करना, व्यायाम करना। शारीरिक गति यानी फिजिकल का जो मोमेंटम होता है, खुद के शरीर को जो ढालते हैं, खुद को बदलाव लाने का जो कोशिश करते हैं, शरीर का संतुलन करना। तो ये संतुलन कहाँ होता है? देखो, जैसे कि नृत्य करना, नृत्य करते वक्त हाथ पैर इनका कॉम्बिनेशन कुछ होता है कि नहीं होता है? सबको आता है कि डांस करना? बेहतरीन डांस सबको आता है क्या? नहीं। नहीं 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 आता। आता। तो फिर उनके पास वो शारीरिक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है क्या, जिनको नहीं आता उनके पास? नहीं हो हाँ, फिर नहीं हो किसके पास होगी? ये देखो अपनी हेमा डांस मालिनी। हेमा मालिनी पता है ना, वो कथक करती है ना। यस, क्लासिकल डांस। यस, उनके पास होता है। जो आपको, आप अभी फिलहाल में एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, हाँ, अभी तो ये इंटरनेट पर यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, है कि नहीं, व्यायाम एक्सरसाइज। तो वो शरीर को किस तरह से ढालते हैं, शरीर का किस तरह से कंट्रोल करती हैं, उनके पास भी ये शारीरिक गति बुद्धिमत्ता होती है। अभी सर्कस जो होता है, सर्कस पहले बहुत होते थे, अब कम हो रहे हैं। अब कसरत करना जिसको हम बोलते हैं ना, सर्कस, सर्कस में जोकर इस स्टेट से उस ऑटोमेटिकली जंप करता है, देखो, हाँ, एक दूसरे को पकड़ कर जंपिंग करते हैं। तो उनको पता होता है शरीर का किस तरह से बैलेंस करना है, नहीं करना। साथ ही जो जिम्नास्टिक वाले होते हैं, देखो, उनके पास भी ये वाली होती है बुद्धि। देखा है कभी जिम्नास्टिक वाले कितने यस लचीले सर। होते हैं, कितने लचीले होते हैं। यस। हाँ, शरीर को किस तरह से ढालते हैं वगैरह। अब आए नया वाला, सांगीतिक बुद्धि। चलो पढ़ो। सांगीतिक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। यस, अब इस पर से हम क्या कहेंगे? उदाहरण कौन बताएगा? एक आध एग्जाम्पल। संगीतकार। रेमन। संगीतकार, हाँ, नाम बताओ एक जो आध। म्यूजिक म्यूजिक ए कंपोजर आर है। रहमान, करेक्ट, हाँ, ए आर रहमान। रहम करो मेरे अरिजीत सिंह अर्जुन, है। अरिजीत सिंह। हाँ, हाँ, अरिजीत सिंह। हाँ, कंपोजर भी आएगा, गीतकार आएगा, गायक आएगा, वादक वो ए आएगा। आर रहमान। हाँ, ये अजय सब लोग आएंगे अतुल। जो संगीत क्षेत्र में होते हैं, जिनके संगीत का नॉलेज होता है, संगीत कहने में यानी गाना कहने में, कंपोजिंग करने में, हाँ, साथ ही साथ वो बजाना जो होता है ना, वाद्य वगैरह, वो बराबर उसी हिसाब से बजाता है ना। तो उसके पास कौन सी वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है? संगीतिक बुद्धिमत्ता होती है। संगीत। सोनू निगम हो, अलका याग्निक हो, या फिर लता मंगेशकर हो,
इनके पास सांकेतिक वाली बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है। अगला है, अब ये आपके लिए दोनों भी आईएमपी है, इसको ठीक से याद करो। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पहला पढ़ो, सिर्फ खाली छठा नंबर। अनंत पारस्परिक अनंत पारस्परिक बुद्धि इस प्रकार के ज्ञान को उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्राय होता है। ओके, अब यहाँ पर इंटर और इंट्रा पर्सन का है। इंटर अंतर पारस्परिक, इंट्रा अंतर वैयक्तिक पर्सनल बुद्धि, बराबर। अभी अंत पारंपरिक या फिर अंतर पारंपरिक जो होती है वो बुद्धि का प्रकार है, जो प्रकार का ज्ञान हमें उपयोग करना है सामाजिक व्यवहारों में, हाँ, पर्याप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर जब भी अंतर पारस्परिक या फिर अंतर वैयक्तिक जिसको हम बोलते हैं, ये जो आता है, ये बुद्धिमत्ता दूसरों के लिए होती है, तो ज्ञान को समझते हैं और दूसरों को नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध, जैसे कि गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध है कि नहीं है? पता है कि नहीं आपको? यस सर। यस। यस यस सर। ये गौतम बुद्ध के साथ साथ अपने धर्म के हर एक लोग होते हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार किया, प्रचार किया। गौतम बुद्ध हैं, और क्या है, कौन कौन है, नाम बताएंगे? खुद को पहचानना, खुद को ज्ञान महावीर, होना, वर्धमान और महावीर, फिर दूसरों को देना। हाँ, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर। अजून हर एक धर्म में होते हैं, बताओ आप कौन कौन है? तो इसको याद रखो आप खुद। गुरु गोविंद सिंह है। यस, फिर नहीं, अजून देखो हर एक मजहब के प्रॉफिट नाम आ रहे। हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, करेक्ट, वेरी नाइस आंसर। और कौन बोलेगा, बताओ चलो। बसवेश्वर। हाँ, श्री कृष्ण है। बसवेश्वर। बसवेश्वर, श्री कृष्ण। अजून तो यहाँ पर मेन लोग जो है ना, जिनको ज्ञान हुआ और फिर लोगों को बताया, वो अंतर पारस्परिक में आते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब अंतर वैयक्तिक बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, खुद की पहचान, स्वयं की भावनाओं एवं कौशल्यों को जानना, क्षमताओं को जानना, कैपेबिलिटी को जानना। जैसे कि महात्मा गांधी है ना, देखो खुद का बोध हुआ, खुद की पहचान की, स्वयं की भावनाओं की पहचान की, स्वयं का कौशल्य क्षमताओं को जान की, और उसी तरह से फिर लोगों को उसने क्या किया, परिमार्जन किया, सबको बताने की कोशिश की। अंतर वैयक्तिक और अंतर पारस्परिक में समझ में आया? उदाहरण से याद रखो, उदाहरण से। इंटर और इंट्रा, इंटर पर्सन और इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस, उसी से पहचानना है। ये अंतर पारस्परिक में गौतम बुद्ध आएंगे, और अंतर वैयक्तिक में जो आना है वो कौन आएगा? गांधी जी। यस, या फिर आप और भी नाम दे सकते हैं, खुद को भी ले सकते हैं। अगर खुद का ज्ञान हुआ, पहचान हुआ, रामदेव बाबा, खुद का ज्ञान हुआ, पहचान हुआ, तो हम उसको देख सकते हैं। अगला है, पढ़ो, अगला कोई पढ़ेगा, देखो नैसर्गिक बुद्धि पढ़ो कोई। पढ़ू मैं? यस यस, पढ़ो। नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। यस, नैसर्गिक बुद्धि किसी के पास भी नहीं होती। निसर्ग से प्यार होना, निसर्ग से लगाव होना, निसर्गों के साथ जानवरों में भी लगाव होना, वनस्पति पेड़ पौधों में भी लगाव होना, जीव जंतु में लगाव होना है। और ये जिसको उसको समझ में आता है, जिसके पास होती है, उसके पास वो नैसर्गिक बुद्धिमत्ता होती है। अब जैसे कि देखो, किसी को नेचर में घूमना अच्छा लगता है, बराबर क्या, नेचर से बहुत लगाव होता है। किसी को डॉग पसंद है तो बहुत पसंद आता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को डॉग बहुत पसंद आता है, किसी को कैट पसंद आती है, आती कि नहीं आती? तो उनके पास किस तरह की बुद्धिमत्ता होगी? नैसर्गिक बुद्धि। यस। नैसर्गिक बुद्धि। और मुझे बताओ इसके उदाहरण, उदाहरण बताओ, कौन कौन है, कौन कौन हो सकते हैं? मारुति सयाजी के शिंदे। हाँ, सयाजी शिंदे। सयाजी शिंदे, कसं काय?
निसर्ग प्रेमी वृक्ष प्रेमी आहेत ना. यस यस यस, बराबर. आता ते मी नवीनच अंबानीचा मुलगा सर, जो हा त्याला हत्तीची आवड आहे, अंबानीचा मुलगा. हा हत्ती प्रेमी म्हणजे तो एका जंगलामध्ये खास हत्तीसाठीच हे केलेलं आहे ना तो. मी किती घाबरलो. त्याला तुम्ही हत्ती म्हणता काय म्हणलं? मेनका गांधी, मेनका गांधी. यस यस. साथ ही साथ और भी है, देखो और भी है, बहुत सारे हैं. तर संस्थान है तो एनिमल संस्थान है. यस, मारुति चिदम्बरम आपको पता होंगे, सोलापुर की ही है, पक्षी प्रेमी. यस यस. हाँ सर. हाँ, और देखो, और ऐसे ही चलो और बताओ. हम खुद भी हो सकते हैं, यदि हमें भी पसंद है तो हम भी हो सकते हैं. अगर हमें कुछ ऐसे सर्पमित्र नेचर में सर. घूमना अच्छा लगता है, विंटर वाइज घूमना अच्छा लगता है, तो हम भी होंगे ना. हमारे पास भी होगी ना वो नेचर की बुद्धिमत्ता. यस और नो? यस सर. बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधों से लगाव होता है, जैसे कि अपने बालकनी में उतना छोटा सा गार्डन मिनी बना के प्लांट. उसको ध्यान देना, यस यस. निगाह रखना है कि नहीं, और हर एक तरह के फूलों का, पौधों का संग्रह करना, ये वाले के पास भी नैसर्गिक बुद्धिमत्ता होती है. और अंतिम वाली बुद्धिमत्ता, चलो पढ़ो, कौन पढ़ता है? अस्तित्ववादी बुद्धि, कौन पढ़ता है? अस्तित्ववादी बुद्धि इस बुद्धि के अंतर्गत मनुष्य छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने जानने की की कोशिश करता है. हाँ, अब देखो इसको फालतू दिसत नहीं है सर. जानने की कोशिश करता है, मैंने बताया. ओके. अब देखो, ये वाली जो बुद्धिमत्ता होती है ना, ये विश्वाचा खोज घेणार, आत्मा, ईश्वर आहे का नाही, हा, त्याच्यामध्ये मग बुद्धी, मग पृथ्वीची निर्मिती कशी झाली बरं, मानवाची निर्मिती कशी झाली बरं, किसके बारे में जो डीपली सोचता है, रहस्य के बारे में जो सोचता है, वो अस्तित्व. न्यूटन. हाँ, न्यूटन. न्यूटन न्यूटन न्यूटन. जो तर्क हैं, जिसके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपे हैं, उन राज को खोजना. हाँ, ये ऐसा ही क्यों है कि नहीं? स्टीफन हॉकिंग. ब्लैक होल वो जो बनाकर पृथ्वी की निर्मिती कैसी हुई, वो देखने वाला है कि नहीं? ब्लैक होल बनाकर नहीं उसने वो. स्टीफन हॉकिंग. यस. साथ ही साथ वो एक है, देखो इंसान, क्या नाम उसका, मुंह में ही है देखो, जिसने वो रहस्य बताया पृथ्वी के बारे में, उत्क्रांति के बारे में, जिसको वो सिर्फ अभी मशीनों पर चल रहा है, क्या तो नाम? स्टीफन हॉकिंग. यस यस, स्टीफन हॉकिंस, एकदम करेक्ट. ये वाली उनके पास कैसी वाली बुद्धिमत्ता होती है? अस्तित्ववादी बुद्धिमत्ता होती है. समझ में आया आपको? ये सभी बुद्धिमत्ता के प्रकार समझ में आए? उदाहरण भी मैंने दिए. यस. क्वेश्चन कैसा आता है, देखो, रमेश को निसर्ग में घूमने की, मिलने की, या फिर कुत्ते की उसको पालने की बहुत अच्छी आदत है, तो उसके पास कौन सी वाली बुद्धिमत्ता है? नैसर्गिक बुद्धी. नैसर्गिक बुद्धि. समझ में आया आप सभी को? तो इस वाला होता है, इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको देने हैं. अब लास्ट वाला देखेंगे, ये बहुकारक सिद्धांत. कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ो इसको, चलो पढ़ो. तब तक मैं इस आता हूँ. सिद्धांत के मुख्य इस समर्थक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे. इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है. अन्यथा सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है. तब जैसे संतोष कविलची गोट ये है बहुकारक सिद्धांत. हाँ? अब ये जो बहुकारक फैक्टर था ना, ये वैसे तो पहले लेना था. पहले कब? जब ये थॉमसन का देखा, तब का था. हाँ? अब ये सिद्धांत में देखो, जो मुख्य फैक्टर्स हैं, ये थर्मोडाइक का है. किसका है ये सिद्धांत का जो समर्थन किया, वो किसने किया? थर्मोडाइक ने किया है. बराबर. अब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है. अंत सामान्य बुद्धि का नाम की
कोई चीज नहीं होती है जिसका जी का फैक्टर, इसीलिए मैंने पहले लेना था, शायद ये गलती से इधर आया होगा। बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्य को संपादित करती है। इसका मतलब ये थर्मोडाइक ने जी और एस फैक्टर को इसने क्या किया, जी और एस फैक्टर को क्या किया, इनकार किया, ये नहीं होता। तो फिर इसने कौन कौन से फैक्टर का अस्तित्व दिया, देखो अभी देखेंगे इसने कौन कौन से फैक्टर का अस्तित्व दिया, उसको देखें। थर्मोडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान एक्सेप्ट दिए हैं। अब कौन कौन से दिए हैं, देखो फैक्टर। पहला है स्तर, स्तर स्तर का शाब्दिक, स्तर स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, उसी को उसने क्या किया, स्तर स्तर का शाब्दिक से ये एक्सेप्ट बताया। अब हर स्तर पर कोई काम करता है, वो शाब्दिक अर्थ उसका दिया है स्तर स्तर का। फिर है परासीमा का अर्थ, इसका क्या है, देखो परास या फिर सीमा, कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। पहला है स्तर स्तर का, दूसरा है सीमा का, तीसरा है क्षेत्र का, और चौथा है गति का। अब तीसरा जो क्षेत्र का है, क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। और गति का है, इसका अर्थ कार्य करने की गति से है। यानी पहला स्तर जो शब्दों की कठिनाई समझना है, हमारी परिसीमा होती है हर एक की, वो सीमाओं को समझना, व्यक्ति के समाधान को समझना। क्षेत्र, हर एक का एक क्षेत्र अलग अलग होता है, हाँ, उस क्षेत्र से वो काम कर। गति, किसी भी कार्य करने की गति, यानी इतना ही समझ लेना है, ज्यादा इसको समझना नहीं है क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चंस नहीं आए। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिचापी या फिर त्रिपाईय सिद्धांत है, ये भी ऐसे ही है, विश्लेषण घटक वगैरह वगैरह, ये ज्यादातर नहीं है। तो जो आपके दिमाग की दही बत्ती करे उसको लेना नहीं है, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है उसको लेना है। अब ये अंतिम वाला पड़ाव शुरू होता है बुद्धि परीक्षण का, यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि ये आपका बाउंस हो सकता है और इस पे अलग से 1 मार्क आते हैं। अब तक कहाँ पर ये हमने देखा, बुद्धि, बुद्धि विशेषताएं और बुद्धि के सिद्धांत, यहाँ 1 मार्क मिलेंगे। और बुद्धि परीक्षण में आता है बुद्धि परीक्षण, विविध कसौटियां और बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि की कुछ व्याख्याएं, उनके फॉर्मूले। तो ये बहुत बड़ा ही चैप्टर है यहाँ पर, तो ये एक ही इसमें समाप्त करना पड़ता है, तो लभी तभी लिंक मिल जाती है। तो यहाँ पर हम अभी रुकेंगे, ओके। किसी का